वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारा डेटा सफिशिएंसी का एक्सरसाइज का होने वाला है। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डेटा सफिशिएंसी के थ्योरी पार्ट को किया था, जिसमें हम लोगों ने ये समझा था कि उसके क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरह से एग्जाम में हमें टैकल करना है। तो आज हम लोग इसके एक्सरसाइज पार्ट 2 को करेंगे, जिसमें हम लोग उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ डेटा सफिशिएंसी के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसे डेटा पर्याप्तता का परिचय कहते हैं। फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसे हम प्रश्नों के प्रकार कहते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं पहला जो टाइप आएगा कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड प्रॉब्लम होगा, जिसे कोडिंग डिकोडिंग आधारित समस्याएं कहते हैं। दूसरा ब्लड रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम, जिसे रक्त संबंधित आधारित समस्याएं कहते हैं। तीसरा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, दूरी और दिशा आधारित समस्याएं जिसे कहते हैं। चौथा रैंकिंग एंड कंपैरिजन बेस्ड प्रॉब्लम, जिसे रैंकिंग आधारित समस्याएं कहते हैं। पांचवा सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम, जिसे बैठने की व्यवस्था आधारित समस्याएं कहते हैं। छठा पजल बेस्ड प्रॉब्लम, जिसे पजल आधारित समस्याएं कहते हैं। डिस्क्लेमर। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा सफिशिएंसी। डेटा पर्याप्तता विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले समस्याओं का एक विशिष्ट समुच्चय है। ऐसी समस्याएं किसी उम्मीदवार के लिए नई और अज्ञात नहीं होती हैं। इस खंड में कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, दिशा बोध परीक्षण, रैंकिंग परीक्षण, बैठने की व्यवस्था, पजल आदि पर आधारित समस्याएं शामिल हैं। डेटा पर्याप्तता पर आधारित समस्याएं बहुत आसान होती हैं, फिर भी इसके लिए मानक विधि की आवश्यकता होती है, अर्थात दिए गए तथ्यों के समुच्चय से डेटा का तार्किक निष्कर्ष निकालकर उत्तर देना। एक विशिष्ट डेटा पर्याप्तता प्रश्न में एक समस्या होती है, जिसके बाद कथन 1 और 2 या 3 होते हैं। इसमें डेटा या जानकारी होती है जो दी गई समस्या को हल करने के लिए आवश्यक होती है। ऐसी समस्याओं को हल करते समय हमें सटीक उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हमें यह विश्लेषण करना होता है कि दिए गए कथनों में दी गई जानकारी की मदद से समस्या हल की जा सकती है या नहीं। यह परीक्षण उम्मीदवार की उस क्षमता को परखने के लिए डिजाइन किया गया है कि वह दी गई समस्या को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी का निर्धारण कर सके। उम्मीदवारों की स्थिति के साथ दी गई जानकारी से परे कुछ भी मान लेना नहीं चाहिए। प्रश्न और कथनों में दी गई जानकारी के अलावा कुछ भी मान्य नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक न्यूनतम जानकारी का निर्धारण करने में सक्षम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 की बात करें। निर्देश। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न और उनके नीचे दिए गए कथन 1 और 2 होते हैं। आपको यह तय करना है कि क्या कथनों में दी गई जानकारी का उत्तर देने के लिए पर्याप्त। दोनों कथनों को पढ़ें और उत्तर दें। तो पहला प्रश्न, जितेंद्र किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। कथन 1, सुबह सुबह जितेंद्र एक कठपुतली के सामने खड़ा है और कठपुतली की छाया जितेंद्र की दाहिनी ओर पड़ रही है। कथन 2 में सुबह सुबह जितेंद्र जमीन पर खड़ा था। जब उसने बाईं ओर मुड़कर देखा तो उसकी छाया उसके पीछे पड़ रही थी। विकल्प पहला, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा कथन, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि केवल कथन 1 या केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा विकल्प, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी आवश्यक नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब।
तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। हमसे प्रश्न में पूछा गया जितेंद्र किस दिशा की ओर मुख किए हुए है। तो अब हमें ये बताना है कि किस कथन से जितेंद्र किस दिशा की ओर मुख किए हुए है। तो अब हम समाधान की बात करते हैं। तो समाधान में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले कथन में बोला गया है सुबह सुबह जितेंद्र एक कठपुतली के सामने खड़ा है और कठपुतली की छाया जितेंद्र के दाहिने ओर पड़ी। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सुबह जो होता है वो सूर्य पूर्व दिशा की ओर होता है और पूर्व दिशा की ओर होने का मतलब जो भी छाया बनेगी वो छाया पश्चिम दिशा की ओर बनेगी। और सुबह सुबह जितेंद्र एक कठपुतली के सामने खड़ा है और कठपुतली की छाया जितेंद्र के दाहिने ओर बन रही। तो जितेंद्र के दाहिने ओर बन रही, तो जिससे यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि जितेंद्र दक्षिण दिशा की ओर है। तो पहले कथन से यह क्लियर हो चुका है कि जितेंद्र का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। अब दूसरे कथन से देखते हैं। सुबह सुबह जितेंद्र जमीन पर खड़ा है। जब उसने बाईं ओर मुड़कर देखा तो उसकी छाया उसके पीछे बन रही थी। तो वह अगर बाईं ओर मुड़ करके देख रहा, बाईं ओर मुड़ा तो उसकी छाया उसके पीछे बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि उसका मुख पूर्व दिशा की ओर है। तो जितेंद्र दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो दोनों ही प्रश्नों से हमारा आंसर आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा विकल्प होगा या तो पहला होगा या दूसरा होगा। तो इस वजह से इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 3 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मुकुल अब किस दिशा में देख रहा है। तो पहले कथन में दी गई जानकारी को हम पढ़ेंगे। यदि मुकुल दाईं ओर मुड़ता है और फिर से दाईं ओर मुड़ता है तो वह उत्तर की ओर देख रहा है। कथन दूसरा, यदि मुकुल कुछ दूरी चलता है और बाईं ओर मुड़ता है और फिर कुछ दूरी चलता है तो उसका चेहरा अखिलेश के बाईं ओर होगा जो दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। तब इसमें विकल्प दिए गए। पहला विकल्प, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा विकल्प, यदि केवल कथन 1 या केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा विकल्प, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के हम समाधान की बात करेंगे। तो सबसे पहले कथन से हम देखेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है मुकुल अब किस दिशा की ओर देख रहा है। तो सबसे पहले कथन के आधार में बोला गया है कि यदि मुकुल दाईं ओर 2 बार मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है तो वह उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। तो इसका मतलब पहले कथन के आधार पे मुकुल दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। और दूसरे कथन के आधार पर अगर हम देखें, यदि मुकुल कुछ दूरी चलता है और बाईं ओर मुड़ता है और फिर से कुछ दूरी चलता है, उसका चेहरा अखिलेश के बाईं ओर होगा जो कि दक्षिण दिशा की ओर है। तो पहले कथन से तो ये स्पष्ट हो गया कि मुकुल का चेहरा दक्षिण दिशा की ओर है। तो स्पष्ट रूप से मुकुल उत्तर दिशा की ओर मुख कर रहा है। अतः प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 या 2 किसी एक में दी गई जानकारी पर्याप्त, मतलब दूसरे से भी आंसर आ रहा है। तो इस प्रश्न का फिर से विकल्प तीसरा होगा, या तो पहला या दूसरा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प 3, क्योंकि दोनों ही कथनों से आंसर आ रहा है। तो जब भी दोनों कथनों से आंसर आएगा तो वहां पे जो हमारा विकल्प होता है आइदर का विकल्प होता है, या तो पहला या दूसरा, और जो कि आइदर का विकल्प वो तीसरे विकल्प में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि 5 दोस्त ए, बी, सी, डी और ई में से जो एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। कथन 1, ए बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कथन 2, बी सी का निकटतम पड़ोसी है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं। यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा विकल्प, यदि
केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 की दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि केवल कथन 1 या केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा विकल्प, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हम इस प्रश्न के समाधान की बात करेंगे। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि ए के ठीक बाई ओर कौन बैठा है। तो अब हमें यह बताना होगा कि ए के ठीक बाई ओर कौन बैठा है। तो जैसा कि हम अरेंजमेंट में देख पा रहे हैं, पहले कथन में बोला गया है कि ए बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए बी के दाईं ओर तीसरे स्थान, बी को यहां बैठाया तो बी का जो दायां तीसरा होगा 1 2 3, ए बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं, और इसमें प्रश्न पूछा गया है ए के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है। तो ए के तुरंत बाईं ओर यहाँ पे डी बैठा है, तो पहले कथन से आंसर आ रहा है। अब दूसरे कथन से देखते हैं, बी सी का निकटतम पड़ोसी है। बी सी का निकटतम पड़ोसी है, तो लेकिन हम ये नहीं ज्ञात कर सकते कि ए के तुरंत बाएं कौन बैठा है। तो इस कथन के आधार पर, इन दोनों कथनों के आधार पर सिर्फ हम पहले कथन से ये आंसर बता पाएंगे कि ए के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, डी। तो स्पष्ट रूप से डी ए के तुरंत दाईं ओर बैठा है, इसलिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 1 में दी गई जानकारी पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 1 होगा, क्योंकि पहले ही विकल्प में दिया गया है कि कथन 1 से ही उत्तर निकलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि एल एम एन ओ और पी में सबसे छोटा कौन है। तो पहला कथन दिया है ओ पी से छोटा है लेकिन एल से लंबा है। दूसरा कथन एम एल से लंबा नहीं है। पहला विकल्प यहाँ पे दिया गया यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि या तो केवल कथन 1 में या केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त होता है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम यहाँ पे पहले कथन में देख पा रहे हैं कि ओ पी से छोटा है लेकिन एन से लंबा है। तो हम देख पा रहे हैं, तो सबसे यहाँ पहले कथन में सबसे लंबा पी हुआ, फिर उससे छोटा ओ हुआ, फिर उससे छोटा एन हुआ। दूसरे कथन में एम एल जितना लंबा नहीं है। एम एल जितना लंबा नहीं, इसका मतलब हो गया कि एम एल से छोटा होगा और एल एम से लंबा होगा। और यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे छोटा कौन है। तो दोनों अभिव्यक्तियों में से संबंध निर्धारित नहीं कर सकते, अतः दोनों कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। इस वजह से यहाँ पे इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प 4, क्योंकि दोनों कथनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा। कॉमन एलिमेंट न मिलने की वजह से दोनों कथनों को एक साथ मिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि पहले कथन में पी ओ और एन है और दूसरे कथन में एल और एम है। तो कोई भी कॉमन एलिमेंट ना मिलने पर हम ये ज्ञात ही नहीं कर सकते कि सबसे छोटा कौन है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प 4, क्योंकि उस विकल्प में दिया गया है कि दोनों ही कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि वाटर के लिए संख्यात्मक कोड क्या होगा। तो कथन 1 में हमें दिया गया है गिव मी वाटर के लिए कोड है 719। कथन 2 में यू कैन ब्रिंग वाटर फॉर मी के लिए कोड है 574186। यहाँ पे 5 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल
कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा विकल्प, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा विकल्प, यदि या तो केवल कथन 1 में दी गई जानकारी या केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा विकल्प, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ मिलाकर है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि वाटर के लिए संख्यात्मक कोड क्या होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहले कथन में हमें वाटर दिया गया है और दूसरे कथन में भी हमें वाटर दिया गया। तो अब हम देख पा रहे हैं पहले कथन में वाटर का कोड हमारा 7 या 1 हो सकता है और दूसरे में भी वाटर का कोड 7 या 1 हो सकता है। तो स्पष्ट रूप से दोनों कथनों में वाटर का कोड निर्धारित नहीं किया जा सकता, अतः दोनों कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है एच, के, जे और एल में से जो एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, एच के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है। पहला कथन, एच एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, के एल का निकटतम पड़ोसी है। कथन दूसरा, जे और एच एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, एल जे का निकटतम पड़ोसी है। पहला विकल्प, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा विकल्प, यदि केवल कथन 1 या केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा विकल्प, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पांचवा विकल्प, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें प्रश्न में पूछा गया है एच के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है। तो जैसा कि हम अरेंजमेंट में देख पा रहे हैं, पहले कथन में एच एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एच जो है वो एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एच एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। के एल का निकटतम पड़ोसी है, के जो है एल का निकटतम पड़ोसी, तो के यहाँ पे भी एल के आ सकता है और यहाँ पे भी के एल के एक बार तुरंत दाएं भी आ सकता है और तुरंत बाएं भी आ सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया एच के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो एच के ठीक बाईं ओर, तो यहाँ पे पहले कथन से ये ज्ञात नहीं हो पा रहा है क्योंकि एच का पड़ोसी के भी हो रहा है, जे भी हो रहा है। तो यहाँ हम पहले कथन से कंफर्म नहीं कर पा रहे। दूसरे कथन के आधार पर हम देखते हैं जे और एच एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। जे और एच एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। एल जे का निकटतम पड़ोसी है, एल जे का निकटतम पड़ोसी है। तो इस केस में भी एच के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है हम ये ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दोनों कथनों में से दी गई जानकारी एक साथ पर्याप्त नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प 4, क्योंकि दोनों कथनों को मिलाने पर भी हमारा सही आंसर नहीं निकल आ पाएगा कि एच के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक टीवी चैनल पर 4 धारावाहिक ए, बी, सी और डी दिखाए गए हैं, प्रत्येक दिए गए 4 लगातार दिनों में, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में। धारावाहिक सी किस दिन दिखाया जाता है। तो कथन 1, पहला धारावाहिक 23 तारीख को मंगलवार को दिखाया जाता है, उसके बाद धारावाहिक डी दिखाया गया है था। कथन 2 में धारावाहिक ए
को 25 तारीख को नहीं दिखाया गया है और धारावाहिक ए और बी के बीच एक धारावाहिक दिखाया गया। तो पहला विकल्प, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा विकल्प, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि कथन 1 या कथन 2 में दी गई जानकारी में से कोई केवल अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी भी मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो यहां पे हमें बताना है कि धारावाहिक सी किस दिन दिखाया जाता है। तो हम समाधान में देख पा रहे हैं कथन 1 और 2 को मिला करके पहले कथन में धारावाहिक 23 तारीख मंगलवार को दिखाया जाता है और उसके बाद धारावाहिक डी दिखाया जाता है। तो डी बुधवार को 24 तारीख को दिखाया जाएगा। कथन 2 में धारावाहिक ए 25 तारीख को नहीं दिखाया जाता। तो धारावाहिक ए अगर 25 तारीख को नहीं दिखाया जाता तो वो 23 तारीख को दिखाया जाएगा। और धारावाहिक ए और डी के बीच एक धारावाहिक है, तो ए और बी के बीच एक धारावाहिक है, तो 26 तारीख को सी धारावाहिक आएगा। तो प्रश्न में पूछा गया है धारावाहिक सी किस दिन दिखाया जाता है। तो धारावाहिक सी 26 तारीख शुक्रवार को दिखाया जाता है। इसलिए दोनों कथनों में दी गई जानकारी को मिलाकर प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प 5। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया मोहित, अनीता, सोनल, रत्ना और तन्वी में से कौन कार्यक्रम के लिए सबसे अंत में आया है। तो पहला कथन मोहित अनीता के बाद आया है लेकिन तन्वी के बाद नहीं आया। दूसरा कथन रत्ना तन्वी के बाद आई है लेकिन सोनल के बाद नहीं आई। तो इसमें 5 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि कथन 1 या कथन 2 में दी गई जानकारी में से कोई भी अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त होता है। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे अंत में कौन आया है। तो अब हम समाधान की बात करेंगे। तो पहले कथन के आधार पर मोहित अनीता के बाद आया है लेकिन तन्वी के बाद नहीं आया, तो इसका मतलब मोहित तन्वी के पहले आया। दूसरे कथन में रत्ना तन्वी के बाद आई है, रत्ना तन्वी के बाद आई है लेकिन सोनल के बाद नहीं आई है, इसका मतलब तन्वी सोनल से भी पहले आएगी। हमसे पूछा गया है कि कौन सबसे अंत में आया है। तो दोनों समीकरणों को अगर हम मिला दें तो अनीता मोहित से पहले, मोहित तन्वी से पहले, तन्वी के बाद रत्ना, रत्ना के बाद सोनल, तो अंत में हम देख पा रहे हैं सोनल आई है। तो दोनों कथनों को मिलाने पर स्पष्ट रूप से सोनल कार्यक्रम के लिए सबसे अंत में आई है। इसलिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथनों की दी गई जानकारी आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पी, क्यू, आर, एस और टी एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे ताकि प्रत्येक समीपवर्ती सदस्यों के बीच समान स्थान हो। टी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो कथन पहला, क्यू टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और एस टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कथन दूसरा, आर ना तो पी और ना ही क्यू का समीपवर्ती पड़ोसी है।
तो 5 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प, यदि कथन 1 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि कथन 2 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि कथन 1 में दी गई जानकारी अकेले या कथन 2 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा, यदि कथन 1 और 2 दोनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 में दोनों में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो पहले कथन के आधार पर अगर हम देखेंगे कि Q T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, Q जो है T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, S T के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, S T के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, और दूसरे कथन के आधार पर R ना तो P का और ना ही Q का पड़ोसी, R ना तो P ना ही Q का पड़ोसी। तो इसका मतलब दोनों कथनों को मिलाने पर हमारा अरेंजमेंट पूरा हो जाएगा। तो उस आधार पर हम ये बता पाएंगे कि T के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो T के ठीक दाईं ओर P बैठा है, स्पष्ट रूप से P T के ठीक दाईं ओर बैठा है, इसलिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथनों की आवश्यकता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 5 होगा, क्योंकि दोनों कथनों की ही आवश्यकता है, तभी हम बता पाएंगे कि T के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कक्षा 10 के 30 छात्रों में से P का नीचे से स्थान क्या है। तो कथन पहला, M सीट से तीसरे स्थान पर है और M P के बीच 5 छात्र हैं। कथन 2 में K का स्थान नीचे से चौथा है और K और P के बीच 17 छात्र हैं। तो यहाँ पे 5 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि कथन 1 या कथन 2 में दी गई जानकारी में से कोई भी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। चौथा, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। हमसे पूछा गया है कि P का नीचे से स्थान क्या होगा। तो पहले हम देखेंगे कथन 1 में P का नीचे से स्थान क्या आ रहा है, और फिर कथन 2 में देखेंगे नीचे से स्थान क्या आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो दोनों कथनों को मिला करके देखेंगे कि P का स्थान नीचे से क्या आ रहा है। तो जैसा कि हम देख पा रहे पहले कथन के आधार पर M शीर्ष से तीसरे स्थान पर है, M शीर्ष से तीसरे स्थान पर है और M और P के बीच में 5 छात्र हैं। M और P के बीच में 5 छात्र में, तो P की ऊपर से स्थिति यहाँ पे क्या है, 9 आ रही है। यदि एक पक्ष से स्थिति प्राप्त है, तो यदि कुल दिया गया है तो दूसरे पक्ष से भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे पहले कथन से तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है। अब दूसरे कथन से देखेंगे कि K का स्थान नीचे से चौथा है। तो हम देख पा रहे K का स्थान नीचे से चौथा है और K और P के बीच में 17 छात्र हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 4 + 17 + 1 मतलब 22 हो गया। तो P का स्थान नीचे से 22 है, इसलिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 या 2 में से किसी एक में दी गई जानकारी पर्याप्त है। मतलब हम दोनों से आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 3 होगा, क्योंकि P का अगर स्थान ऊपर से 9 है तो नीचे से भी ज्ञात किया जा सकता है, और P का स्थान अगर नीचे से दिया गया है तो ऊपर से भी ज्ञात किया जा सकता है। तो दोनों ही कथनों से P का स्थान ज्ञात हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प 3 होगा, क्योंकि विकल्प 3 में ही आइदर फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि P, Q, R, S और T में कौन सा बैग सबसे हल्का है। तो पहले कथन में P Q से भारी बैग है,
आर क्यू के बराबर भारी है और टी आर से हल्का है। कथन दूसरे में एस क्यू से हल्का है लेकिन टी से भारी है। तो यहाँ 5 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा विकल्प, यदि या तो केवल कथन 1 में दी गई जानकारी या केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा विकल्प, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करते हैं। तो पहले कथन के आधार पर हम देखते हैं कि P Q से क्या है, भारी है। R और Q बराबर, और जब R और Q बराबर है तो P R से भी क्या होगा, भारी होगा। और फिर T R से हल्का है, इसका मतलब R T से भारी होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे P Q से भारी है और P R से भी भारी है और P T से भी भारी है। लेकिन सब पूछा गया था कि सबसे हल्का कौन है, तो हम यहाँ पे पहले समीकरण के आधार पर देख पा रहे हैं कि सबसे हल्का यहाँ पे T निकल के आ रहा है। दूसरे कथन के आधार पर अगर देखें तो S Q से हल्का है लेकिन T से भारी है। S Q से हल्का है लेकिन T से भारी है। और फिर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों समीकरणों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों समीकरणों को मिलाने पर P Q से भारी है, Q R के बराबर है और R S से भारी है और S T से भारी है। तो यहाँ हम ये ज्ञात कर पा रहे हैं कि सबसे हल्का कौन है, सबसे हल्का T है। स्पष्ट रूप से यह ज्ञात हो चुका है कि बैग T सबसे हल्का है। अतः प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथनों में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो मतलब दोनों कथनों के आधार पर ही हम बता पाएंगे कि सबसे हल्का कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 5 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, अनुपम इस समय किस दिशा में देख रहा है। तो कथन 1, सुबह सुबह बिंदु A से 4 मीटर चलने के बाद अनुपम सूर्य के विपरीत दिशा में जा रहा है। कथन 2 में बिंदु A तक पहुंचने के लिए 3 मीटर की दूरी तय करने के बाद अनुपम ने 2 बार बाएं मोड़ लिया। तो यहाँ पे 5 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि केवल कथन 1 या केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा, यदि कथन 1 और कथन 2 में दोनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। पांचवा विकल्प, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 दोनों में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो पहले कथन के आधार पर हम देख पा रहे हैं सुबह सुबह A 4 मीटर चलने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में जा रहा है। 4 मीटर चलने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में जा रहा है। मतलब सुबह सुबह जो सूर्य होता है वो पूर्व दिशा की ओर होता है, ईस्ट डायरेक्शन की ओर होता है, और सूर्य के विपरीत दिशा होती है पश्चिम, मतलब वेस्ट। तो ये ज्ञात हो चुका है कि अनुपम इस समय पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो पहले कथन से स्पष्ट हो चुका है। और दूसरे कथन से अगर देखा जाए, बिंदु A तक पहुंचने के लिए 3 मीटर की दूरी तय करने के बाद अनुपम ने 2 लगातार बाएं मोड़ा। अतः यहाँ पे दूसरे कथन पे हम देख पा रहे हैं कि दूसरे कथन में कोई भी दिशा नहीं दी गई है। तो न दिशा देने के आधार पर हम दूसरे कथन से ज्ञात नहीं कर सकते। स्पष्ट रूप से अनुपम पश्चिम दिशा की ओर मुख करके किया है। कथन दूसरे से चूंकि 2 लगातार बाएं मुड़कर प्रारंभिक या अंतिम बिंदु का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए कथन 2 पर्याप्त नहीं है। इसलिए कथन 1 में दिए गए डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प 1, क्योंकि पहले कथन के आधार पर हम ये बता पा रहे हैं कि अनुपम किस दिशा की ओर है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो अगले प्रश्न में पूछा गया है भरत के कितने भाई हैं। तो कथन 1, शीला भरत की माँ के केवल 3 बच्चे हैं। कथन 2 में मीना भरत की दादी के केवल 1 पोती है। तो यहाँ 5 विकल्प दिए गए हैं। यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा विकल्प, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि कथन 1 में दी गई जानकारी या कथन 2 में दी गई जानकारी में से कोई भी अकेला प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। चौथा कथन, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। हमें यह बताना है कि भरत के कितने भाई हैं। तो पहले कथन के आधार पे हम देखते हैं। तो पहले कथन के आधार पे बोला गया है कि शीला भरत की माँ, शीला जो है भरत की माँ के केवल 3 बच्चे हैं। तो इसका मतलब भरत के आपस में 3 भाई बहन हैं। और दूसरे कथन में मीना भरत की दादी के केवल 1 पोता है। मीना भरत की दादी का केवल 1 पोता है। अब दोनों कथनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों कथनों को मिलाने पर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मीना जो है भरत की दादी का केवल 1 पोता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भरत का केवल 1 भाई है और 1 बहन है। तो स्पष्ट रूप से दोनों कथनों को मिलाने पर भरत का केवल 1 भाई है, क्योंकि उसकी माँ के 3 बच्चे हैं, जिसमें से 1 बहन है और दूसरा भरत का भाई है। अतः प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथनों की जानकारी आवश्यक है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा वो विकल्प 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है x का y से क्या संबंध है। कथन 1, y और z d के बच्चे हैं जो x की पत्नी है। कथन 2, r की बहन x y के पिता से विवाहित है। तो पहला विकल्प, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा विकल्प, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि कथन 1 या कथन 2 में दी गई जानकारी में से कोई भी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ मिलाकर आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो पहले कथन के आधार पर हम देख पा रहे हैं y और z के बच्चे, y और z d के बच्चे हैं जो x की पत्नी है। तो इसका मतलब d x का पति हो जाएगा और x d की पत्नी हो जाएगी। तो x का y से क्या संबंध है, तो d x की पत्नी है, तो इसका मतलब कि x d का पति है। इसलिए x का y क्या हो गया, x y का क्या हो गया, पिता हो गया। दूसरे कथन के आधार पर r d की बहन है, r की बहन x y के पिता से विवाहित है। r की बहन x y के पिता से विवाहित है। तो x का y से क्या संबंध है, तो दूसरे कथन के आधार पर भी हम ये बता पा रहे हैं कि कथन में स्पष्ट रूप से x y की क्या है, माँ है। इसलिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 में से किसी एक का डेटा पर्याप्त है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा 3, क्योंकि दोनों से ही आंसर आ रहा है। एक से x का d से संबंध निकल के आ रहा है पिता का, और एक से निकल के आ रहा है माँ का। तो दोनों से ही आंसर हमारा निकल के आ रहा है। इस वजह से इस प्रश्न का सही विकल्प होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, मतलब विकल्प 3, क्योंकि तीसरे विकल्प में ही आइदर का ऑप्शन दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है शिल्पा के कितने भाई हैं। तो पहले कथन में दिया गया है दीपक जो शिल्पा की बहन है के 2 भाई बहन है। कथन 2, कौशल दीपक के माता पिता का एकमात्र पुत्र है।
तो पहला विकल्प, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि कथन 1 या कथन 2 में दी गई जानकारी में से कोई भी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। चौथा, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी भी मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमसे पूछा गया शिल्पा के कितने भाई हैं। तो पहले कथन के आधार पर हम देखते हैं। तो पहले कथन के आधार पर बोला गया कि दीपिका जो शिल्पा की बहन है, दीपिका जो शिल्पा की बहन है के 2 भाई बहन है, तो शिल्पा के कितने भाई हैं? तो शिल्पा का हम देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से शिल्पा का केवल एक भाई है। और दूसरे कथन के आधार पे कौशल दीपिका के माता पिता का एकमात्र पुत्र, कौशल दीपिका के माता पिता का एकमात्र पुत्र। तो दूसरे कथन के आधार पे ये निष्कर्ष निकल के आया कि कौशल दीपिका का इकलौता भाई है, लेकिन पहले कथन के आधार पे हम ये ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं कि शिल्पा के कितने भाई हैं। तो स्पष्ट रूप से शिल्पा का केवल एक भाई, इसलिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथनों में से दिए गए डेटा की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 5 होगा, क्योंकि दोनों को मिलाने पर ही ये कंफर्म हो पा रहा है कि शिल्पा के कितने भाई हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में सफेद बर्फ का रंग कोड में क्या होगा? पहला, हरा को काला कहा जाता है, काले को नीला कहा जाता है और नीला को लाल कहा जाता है। दूसरा, लाल को सफेद कहा जाता है और सफेद को नारंगी कहा जाता है। तो पहला विकल्प, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि कथन 1 में या कथन 2 में दी गई जानकारी में से कोई भी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यदि के दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि सफेद बर्फ का रंग का कोड क्या है। तो अब इसके समाधान की बात करें तो जैसा कि हम देख पा रहे कथन 1 से, हरा को काला कहा जाता है, काला को नीला कहा जाता है, नीला को लाल कहा जाता है। और दूसरे कथन में लाल को सफेद कहा जाता है, सफेद को नारंगी। तो दोनों कथनों में से हम जानते हैं कि बर्फ का रंग सफेद होता है। यहाँ सफेद को नारंगी के रूप में कोडेड किया जाता है, इसलिए सफेद बर्फ का रंग दोनों कथनों से निर्धारित किया जा सकता है। इस वजह से यहाँ पे हम कहेंगे कि विकल्प 5 होगा, क्योंकि दोनों कथनों के आधार पर ही हम ये ज्ञात कर पाएंगे कि सफेद का रंग नारंगी है। तो इसलिए इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प 5 होगा। धन्यवाद।